हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कंसेप्टो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये लेक्चर नंबर 4 है। देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है मेटलर्जी। एंशियंट इंडिया में मेटलर्जी का क्या रोल था, पढ़ेंगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मेटलर्जी होती क्या है, अगर कोई साइंस का स्टूडेंट नहीं है जिसको केमिस्ट्री वगैरह में दिक्कत आती थी, वैसे तो ये 8 9 10th बेस्ड है। आपको अगर 9 10th की मेटलर्जी याद है, मेटल्स नॉन मेटल्स याद है, तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। बाकी हम इजी वे में ही समझेंगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, तो मैं आपको ना सीधे सीधे शब्दों में बता देती हूँ मेटलर्जी थी क्या। मेटलर्जी होती है कि मेटलर्जी मेटल से बनी हुई है। तो इसमें क्या करते हैं, मेटल्स को निकालते हैं। हमारा जो ये है ना अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट के अंदर, धरती के अंदर ना मेटल्स फंसे हुए हैं मिनरल्स के फॉर्म में, है ना। मिनरल्स बोला जाता है, तो मिनरल्स के फॉर्म में फंसे हुए हैं। मिनरल्स क्या होते हैं, जिसमें मेटल और ओर्स मतलब सैंड वगैरह, सिल्ट वगैरह, या फिर जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है, या फिर दूसरे अदर जो मेटल्स होते हैं, अदर जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब क्या करते हैं, मेटल से रिएक्ट कर जाते हैं और मेटल के साथ ना मिलकर रहते हैं वहां पर। तो अब हमें तो सिर्फ एक्चुअल में अकेला मेटल चाहिए। तो जो मेटल हम उस ओर से, उन मिनरल से बाहर निकालते हैं, उसी को बोल दिया जाता है मेटलर्जी। और साथ साथ में उन मेटल्स का यूज करना फॉर अवर डेली लाइफ और प्रैक्टिकल यूज, इसको पूरा ये चीजें सारी आती है मेटलर्जी में। तो इट इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम ओर्स, की उनकी ओर्स क्या हो गया, मेटल के साथ साथ सैंड वगैरह और ये सब मिल जाते हैं, तो वो ओर्स बन जाते हैं। तो मेटल्स की ओर्स में से मेटल को बाहर निकालना इज नोन एज मेटलर्जी। तो एंशियंट इंडिया हैड अ हाईली developed tradition of metallurgy which played an important role in economic life, warfare, art, architect and technology। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कहाँ पर, एक तो इकोनॉमिक लाइफ में पढ़ेंगे, अभी इनको धीरे धीरे सारी चीजें पढ़ेंगे, कैसे कैसे इनका रोल है, इनका यूज क्या है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। इंडियन मेटलर्जिस्ट अचीव रिमार्केबल सक्सेस विदाउट मॉडर्न टूल्स। इन्होंने मेटलर्जी को अचीव किया बिना मॉडर्न टूल्स के, मतलब कि बहुत ट्रेडिशनल मेथड से इन्होंने मेटलर्जी को एक्सट्रैक्ट किया और इन्होंने सक्सेस हासिल करी। डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जी इन एंशिएंट इंडिया फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन टू द गुप्ता पीरियड, इंडियन शोर्ड एडवांस नॉलेज ऑफ मेटल एक्सट्रैक्शन, अलॉय मेकिंग एंड मेटल क्राफ्टमैनशिप। मेटल एक्सट्रैक्शन तो आप समझ गए होंगे, मेटल्स को बाहर निकालना उनकी ओर से। अलॉय, अलॉय क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर को अलॉय बोला जाता है। ठीक है, तो अलॉय बनाए जाते थे, जैसे हम घर में स्टील यूज करते हैं। स्टील का बर्तन कोई प्रॉपर एक मेटल या नॉन मेटल नहीं होता, वो एक अलॉय होता है, उसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों मिक्स किए जाते हैं, देन वो अलॉय बनता है जिसको हम स्टील बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों में एडवांस नॉलेज प्राप्त करी हमारे मेटलर्जी के डेवलपमेंट ने। कब से कब तक, इंडस वैली सिविलाइजेशन से गुप्ता पीरियड के बीच के अंदर। ठीक है, metals like copper, bronze, iron, zinc, gold, silver were widely used। इन सारे metals को हम यूज भी करते हैं, आज के टाइम पे भी यूज करते हैं, इनके यूजेस भी पढ़ेंगे हम। अब बात आती है रोल एंड अचीवमेंट ऑफ मेटलर्जी इन एंशियंट इंडिया। हमारे एंशियंट इंडिया में मेटलर्जी का क्या रोल था और क्या इसने अचीव किया। तो सबसे पहले आपको बस याद रखना है, अगर मेटलर्जी आ जाए ना, तो आपको 5 चीजें याद करनी है। एक तो स्टील, आयरन, जिंक, और इसके कुछ यूजेस जैसे आर्ट और स्क्रिप्चर और डेली लाइफ के यूजेस। ये 5 पॉइंट्स है, ये 5 पॉइंट्स आपने लर्न कर लिए, लिख लिए इनको डिटेल में, तो वो काम खत्म हो जाएगा अपना। इसके 2 या 3 पेज तो भर ही जाएंगे कुछ ना कुछ, है ना। तो स्टील प्रोडक्शन है। एंशियंट इंडिया वाज फेमस फॉर इट्स हाईली क्वालिटी आयरन एंड स्टील। जो एंशियंट इंडिया था वो बहुत ज्यादा फेमस था आयरन और स्टील की हाईली क्वालिटी के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे, हमारे इंडिया में बहुत अच्छी क्वालिटी के आयरन और स्टील मिला करते थे। ठीक है, तो हमारे इंडिया ने ना एक वुड्स नाम का स्टील डेवलप किया था, जो कि बाद में यूज हुआ था डेमस्कस स्वॉर्ड्स बनाने में। स्वॉर्ड्स होते हैं हथियार। हथियार, एक डेमस्कस एक टाइप का हथियार, स्पेशल टाइप का हथियार होता है। उन हथियार को बनाने के लिए वुड स्टील का यूज हुआ था, जो कि हमारे इंडिया ने डेवलप किया था। जो ये स्टील था बहुत स्ट्रॉन्ग था, फ्लेक्सिबल था और रस्ट रेजिस्टेंट था, मतलब इस पे जंग नहीं लगता था। ठीक है, शो एडवांटेज ऑफ मेटलर्जिकल स्किल। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि जो हमारे यहाँ के इंडियन स्टील थे ना, उसको बहुत एक्सपोर्ट किया जाता था वेस्ट एशिया में भी, यूरोप में। तो इससे इसकी ग्लोबल इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलता है कि ग्लोबल वाइज जगह जगह अलग अलग कंट्रीज में भेजे जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है आयरन पिलर ऑफ दिल्ली। आयरन पिलर दिल्ली का 1600 साल पुराना एक आयरन पिलर है, जो कि इसलिए फेमस हुआ था क्योंकि वो, उसमें आज तक रस्ट ही नहीं लगा, कभी भी इस पे जंग नहीं लगा। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि हमारे उस टाइम पे आयरन भी कितने अच्छी क्वालिटी के मिला करते थे। उसके बाद है जिंक एक्सट्रैक्शन एंड डिस्टिलेशन। जिंक को कैसे एक्सट्रैक्ट किया गया, तो हमारे एंशियंट इंडिया पहला था जहां पे जिंक को डिस्ट्रैक्ट, वो सॉरी,
एक्सट्रैक्ट किया गया था विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस वाला हमारा इंडिया पहला था जिसने जिंक को एक्सट्रैक्ट किया था। कैसे डिस्टिलेशन प्रोसेस होता क्या है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ना अलग अलग टाइप के मेटल्स होते हैं और उनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मतलब उसमें 4-5 चीजें डाल दी एक ही उसमें कंटेनर में। अब सबके ना बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होंगे। बॉइलिंग पॉइंट मतलब कोई तो 10 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो जाता होगा, कोई 20 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता होगा, कोई 40 पे, कोई 60 पे, अलग अलग टेम्परेचर पे बॉईल होते होंगे। तो जो जल्दी बॉईल हो जाता होगा वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता होगा, जो देर से वो बॉईल होता होगा वो देर से इवेपोरेट होता होगा, और जैसे जैसे वो इवेपोरेट होते थे उनको हम अलग कर लिया करते थे। तो जिंक को हमने डिस्टिलेशन प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करवाया। एंशियंट इंडिया पहला था। और एंशियंट इंडिया में भी कहाँ पर ये टेक्निक डेवलप हुई थी, ज्वार में। हमारे राजस्थान का ज्वार है, वहां पर ये टेक्निक डेवलप हुई थी। ठीक है। जिंक वॉज यूज टू मेक ब्रास। और जिंक किस लिए काम आता है? ब्रास को, ब्रास के आपने देखियो कड़े वगैरह बनते हैं, चूड़े बनते हैं, हम जो हाथ में औरतें पहनते हैं, तो वो ब्रास के जो कड़े थे, और ब्रास भी बहुत सारी जगहों पे काम आता है। तो वो जो ब्रास है वो किससे बना होता है? कॉपर और जिंक। तो जिंक काम आ रहा है ना कहीं कॉपर से ऐड करके ही बेशक। तो जिंक वहां पर भी बहुत ब्रास बनाने में भी हेल्पफुल था। दिस शो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाई टेम्परेचर प्रोसेसेस। तो ये टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है? टेम्परेचर ही तो है एक तरीके से। तो हाई टेम्परेचर प्रोसेस को अंडरस्टैंड करवाया इस प्रोसेस से। मेटलर्जी इन आर्ट एंड स्कल्पचर। अब यहाँ पे इसका क्या रोल था? मेटल्स आर वाइडली यूज्ड इन स्टैचूज, आइडल एंड कॉइन्स। स्कल्पचर्स मतलब कि जैसे ये स्टैचूज हो गए, आइडल्स हो गए, मूर्तियां वगैरह बनाया करते थे। तो ये सारी चीजें हैं, ये इसमें भी बहुत अच्छा रोल है हमारे मेटल्स का। साथ साथ में कॉइन्स, कॉइन्स बनाए जाते थे पहले। मेटल्स के कॉइन्स, कॉपर के कॉइन हो गए, या फिर जो भी ये इनके ब्रास के कॉइन हो गए, ये कॉइन्स चला करते थे राजा महाराजाओं के टाइम पे। तो इनमें भी बहुत अच्छी इनकी योग्यता है। द फेमस ब्रोंज स्टैचूज ऑफ चोला पीरियड लाइक द नटराज। एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ब्रोंज का बना हुआ स्टैचू था चोला पीरियड में जिसका नाम था नटराज का। शो आर्टिस्टिक एक्सीलेंस एंड टेक्निकल स्किल। लोस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड वाज यूज्ड फॉर डिटेल। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप इतना भी लिख दोगे ना कि ये कहाँ यूज होते हैं स्टैचूज, आइडल और कॉइन्स, और एक ही चोला पीरियड वाला नटराज याद कर लेना बहुत है आपके लिए। उसके बाद यूज ऑफ मेटल इन डेली लाइफ में कैसे कैसे यूज होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर में बहुत सारे प्लो वगैरह खोदने के लिए, मिट्टी खोदने के लिए बहुत सारे टूल्स की हेल्प जरूरत पड़ती है। वो किससे बनते हैं? मेटल से बनते हैं। उसके बाद वेपन्स, हथियार वगैरह किससे बनते हैं? मेटल से बनते हैं। उसके बाद ट्रेड और इकोनॉमी में कैसे यूज हुए? कॉइन्स वगैरह, राजा महाराजाओं के टाइम पे कॉइन्स बनते थे गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के, वो भी कहाँ से वो उसमें भी मेटल का बहुत योगदान है। तो ये सारी चीजें हैं जो मेटल्स ने करी हैं, और ये एंशियंट इंडिया से चलते हुए आ रहे हैं, और ये इनकी अचीवमेंट्स है। ठीक है। अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ मेटलर्जी इन एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन। तब उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, वही जो हमने पढ़ी है, बस उसको थोड़ा सा मैंने ना इसको कॉन्ट्रैक्ट करके लिख दिया है। एक बार देखो, एक बार। स्ट्रेंथ एंड डिफेंस एंड मिलिट्री पावर। ऑब्वियसली क्योंकि ये क्या बना रहे थे, याद हो तो आपको, वेपन्स बना के देते, स्वॉर्ड्स बना के देते, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी मिलिट्री पावर स्ट्रेंथ होगी, अच्छी होगी, पावरफुल बनेगी। सपोर्ट क्राफ्ट, ट्रेड, इकोनॉमी। साथ साथ में क्या कर रहे थे, कॉइन्स बना के देते, स्टैचूज वगैरह बना के दे रहे थे। तो क्राफ्ट में और इकोनॉमी और ट्रेड मतलब पैसा वगैरह वहां पे काम आएगा। रिफ्लेक्टेड साइंटिफिक थिंकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन, क्योंकि डिस्टिलेशन प्रोसेस से हमने जिंक को एक्सट्रैक्ट करके दिखाया था। तो एक्सपेरिमेंटेशन, साइंटिफिक थिंकिंग भी रिफ्लेक्ट करता है ये। प्रूव्ड इंडिया ऑफ टेक्नोलॉजी सुपीरियर इन एंशिएंट वर्ल्ड। ये भी बताया था कि जो इंडिया की टेक्नोलॉजी है ना वो ज्यादा अच्छी थी एंशिएंट वर्ल्ड में, क्योंकि वहां पे बिना मॉडर्न टूल्स के भी इन्होंने बहुत अच्छी अचीवमेंट हासिल करी थी। अब कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंडियन ट्रेडिशंस टू अर्ली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब हमारे इंडियन ट्रेडिशन ने क्या अचीवमेंट हासिल करी थी फिजिक्स और केमिस्ट्री में, वो भी पढ़ लेते हैं। तो ये ना बहुत 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 माइनर टॉपिक्स हैं फिजिक्स को लेकर। ये 4 टॉपिक्स बताए, याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन आपको याद रह जाएगा। पहला एटॉमिक थ्योरी बताई थी। एट सारे 9th 10th के टॉपिक है। अगर वो आपको अगर थोड़े बहुत याद हो ना, तो आप सब कुछ लिख सकते हो इसके बारे में। तो एटॉमिक थ्योरी पहली। देन सेकंड है मोशन और फोर्स के बारे में बताया था। लाइट एंड साउंड के बारे में बताया था। टाइम, स्पेस और एनर्जी के बारे में बताया था। एटॉमिक थ्योरी आपको याद होगी कि हमारे यहाँ पे जितनी भी चीजें बनी हुई है, कोई भी चीजें हमारे यहाँ पे अगर एग्जिस्ट करती है, वो सारी किससे बनी हुई है? एटम से बनी हुई है। और एटम को और तोड़ा नहीं जा सकता, इनडिविजिबल पार्टिकल है। ठीक है। जिसको परमाणु, परमाणु मतलब एटम। These particle combine to form different substance। और एटम ही मिलकर क्या बनाते हैं? अलग अलग सब्सटेंस बनाते हैं। दिस आइडिया सिमिलर टू द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में तो और भी चीजें आ गई कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। बट फिलहाल उस टाइम तक सिर्फ यही डिस्कवर हुआ था कि एटॉमिक थ्योरी, एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, और सारी चीजें किससे बनी हुई है? एटम से बनी हुई है। तो एटॉमिक थ्योरी
फिजिक्स में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था हमारे एंशिएंट इंडिया ने सॉरी। कंसेप्ट ऑफ मोशन एंड फोर्स, कंसेप्ट मोशन और फोर्स के बारे में बताया था। इंडिया के टेक्स्ट में डिस्कस हो रखा है कि मोशन, स्पीड और एक्शन क्या होता है। यहाँ पे ये भी माना जाता है कि ऑब्जेक्ट कोई भी मूव करता है, अगर ऑब्जेक्ट तो फोर्स की हेल्प से ही मूव करता है और रुकता भी कैसे है, फोर्स की हेल्प से। जैसे कि अगर आपको बॉल को मारना हो या बॉल को फेंकना हो या बॉल को पुश करना हो, फुटबॉल को पुश करना हो मान लो, तो वो आप कैसे करोगे, पुश करके करोगे ना, उसको धक्का देके फुटबॉल को। तो वो क्या एक तरीके से फोर्स है। फोर्स क्या होता है, पुश और पुल। और अगर स्टॉप भी करना होगा तो आप उसको रोक के स्टॉप करेंगे, तो वो भी क्या एक टाइप का फोर्स ही है। तो इन्होंने बोला कि अगर ऑब्जेक्ट कोई मूव कर रहा है वो भी फोर्स की हेल्प से मूव कर रहा है, और स्टॉप हो जाता है वो भी फोर्स की वजह से ही स्टॉप हो जाता है। शोइंग एन अर्ली अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉज ऑफ मोशन, इन्होंने लॉज ऑफ मोशन की पहले ही थोड़ी बहुत जानकारी दे दी थी। ये मोशन का लॉ ही है एक तरीके से, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइट एंड साउंड, साथ साथ में इन्होंने लाइट और साउंड के बारे में बताया। इंडियन थिंकर स्टडीड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग मिरर, जो हमारे 9th क्लास का नहीं शायद 10th क्लास का चैप्टर है, जिसमें रिफ्लेक्शन के बारे में बताया जाता है। मिरर्स में रिफ्लेक्ट, कोई लाइट रे आती है वो मिरर से टकराती है और रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो ये भी इंडियन थिंकर्स ने बता दिया था एंशिएंट इंडिया में। साउंड के बारे में बताया था। साउंड को इन्होंने वाइब्रेशन के थ्रू समझाया था कि कोई भी पार्टिकल वाइब्रेट, अगर हमारे कानों तक कोई आवाज पहुंच रही है, वो क्यों पहुंच रही है, कि कोई इंसान बोल रहा है, वो इंसान बोलता है तो बीच में एयर है, एयर के पार्टिकल्स है, एयर में क्या है, एटम के पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि डस्ट भी तो किससे बना होता है, एटम से ही बना होता है। तो कोई इंसान बोलेगा अगर, तो उस वो क्या करेगा, बोलने से वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, वो वाइब्रेशन एटम को भेजेगा, एटम दूसरे एटम को, दूसरा एटम तीसरे एटम को, तो ये एटम से पहुंचते 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 वाइब्रेशन हमारे कानों तक पहुंचती है। इस तरीके से साउंड एक वेव की तरह बिहेव करती है बाय वाइब्रेशन। डिस्कस हाउ साउंड ट्रेवल थ्रू अ मीडियम, साथ साथ में इन्होंने बताया कि साउंड वहां पे ही ट्रेवल करती है जहां पे मीडियम हो। जैसे एयर एक मीडियम है, तो एयर में साउंड ट्रेवल कर सकती है। जहां पे कोई मीडियम ना हो, जैसे वैक्यूम जहां पर हो, जहां पे कोई एयर कोई मीडियम ना हो, वहां पे साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती, ठीक है। लास्ट है टाइम, स्पेस एंड एनर्जी कंसेप्ट, इन्होंने टाइम के बारे में, स्पेस और एनर्जी के बारे में बताया था। इंडियन फिलोसफी एक्सप्लेन टाइम एज कंटिन्यूअस, इन्होंने बोला टाइम एक कंटिन्यूअस है, हमेशा चलता ही रहता है। स्पेस में सारे के सारे एलिमेंट हमारे बसे हुए हैं, और एनर्जी इज द कोज ऑफ एक्टिविटी, अगर हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, हम कैसे कर पा रहे हैं, एनर्जी की वजह से। हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें एनर्जी लगती है कि नहीं लगती है। तो ये चीजें, ये कंसेप्ट भी किसने दिए थे, हमारे एंशिएंट इंडिया में पहले ही दे दिए गए थे। दीज आइडियाज हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल। अब बात आती है कंट्रीब्यूशन हमारे केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में क्या क्या बताया था इन्होंने, एक तो रसायना, रसायना मतलब केमिस्ट्री हो गई, ठीक है। दूसरा मेटलर्जी, जो हम मेटलर्जी के बारे में बहुत अच्छे से बता चुके हैं, वो केमिस्ट्री में आता है। अलॉयज बता चुकी हूँ, मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर। फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में बताया इन्होंने, और लास्ट में अल्केमी एंड मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया। बताती हूँ इनको वन बाय वन समझाती हूँ। सबसे पहले रसायना मतलब हमारे केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन इंडिया, एंशिएंट इंडिया वाज नोन एज रसायना। पहले के टाइम पे केमिस्ट्री को रसायना बोला करते थे। मीनिंग द साइंस ऑफ मटेरियल एंड ट्रांसफॉर्मेशन, कि ऐसी साइंस जो मतलब कि मटेरियल्स के बारे में बताती है, और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक दो चीजों को मिला के तीसरी कोई चीज बन जाए तो वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, तो उस चीज के बारे में बताती है। इट डील्ड विद मेटल, मिनरल, मेडिसिन एंड केमिकल रिएक्शन, ये सारी केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिस्ट्री क्या होती है, मिनरल्स के बारे में बताना, मेटल, नॉन मेटल, मेडिसिन, केमिकल रिएक्शन, इन सब के बताना, इन सब के बारे में बताना, ये सारी केमिस्ट्री होती है, तो वही लिखा है। नेक्स्ट है मेटलर्जी। तो मेटलर्जी हम पढ़ चुके हैं। तो एंशिएंट इंडिया डेवलप आयरन, स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, पता है आपको, याद होगा अभी, वुड, स्टील है ना, आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, सब याद होगा। तो यही एंशिएंट इंडिया ने बताया था। एडवांस मेथड ऑफ स्मेल्टिंग, अलॉइंग, कुछ मेथड जैसे डिस्टिलेशन प्रोसेस था, वैसे ही दो और प्रोसेस है यहाँ पे, आपको ज्यादा इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने स्मेल्टिंग और अलॉइंग मेथड के बारे में बताया था। एग्जाम्पल वुड, स्टील और रफ्ट फ्री आयरन पिलर का यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया है, ठीक है। उसके बाद मेडिसिनल केमिस्ट्री, मतलब इसमें इंडियन केमिस्ट प्रिपेयर्ड हर्बल एंड मिनरल मेडिसिन, केमिकल कंपाउंड्स यूज्ड इन आयुर्वेदा, प्रोसेस लाइक डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, कैल्सिनेशन एंड प्योरिफिकेशन वेर वेल नोन। उस टाइम पे मेडिसिन का बहुत अच्छा योगदान था यहाँ पर केमिस्ट्री के फील्ड में। इन्होंने हर्बल और मिनरल की हेल्प से मेडिसिन बनाई थी, केमिकल कंपाउंड्स की हेल्प से आयुर्वेदा में बहुत अच्छा योगदान दिया था। साथ साथ में डिस्टिलेशन प्रोसेस को, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन होता है सीधा सॉलिड से गैस बन जाना, जैसे कपूर की गोलियां होती है, उड़ जाती हैं, अगर आप उसको कहीं भी नाली वाली में रखते हो तो वो उड़ने लग जाती हैं, कैम्फर जिसको बोलते हैं। तो सब्लिमेशन हो गया। कैल्सिनेशन भी होता है, जिसमें हम जो कैल्शियम की ओर्स होती है, कार्बोनेट ओर्स होती हैं, उनको हम एक्सट्रैक्ट करवाते हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ मेथड्स हैं
तो इनके बारे में भी हमारे एंशिएंट इंडिया ने बताया था। साथ साथ में अल्केमी एंड मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि इंडियन अल्केमिस्ट एक्सपेरिमेंटेड विद मर्करी, सल्फर एंड मेटल्स। देयर एम वाज टू प्यूरिफाई सब्सटेंस एंड इम्प्रूव हेल्थ। इन हमारे इसमें क्या योगदान है, एंशिएंट ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किए मर्क्यूरी के साथ, सल्फर के साथ, मेटल के साथ, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इनका जो मेन एम था वो एम था कि सब्सटेंस को प्योरीफाई करना है। मतलब आपने मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, अब मेटल को मिनरल से बाहर निकाल लिया है, अब उस मेटल को प्योरीफाई करना भी तो जरूरी है, अभी भी उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होगी, तो उनको भी प्योरीफाई करना जरूरी है। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दिए थे। तो ये सारी चीजें हो गई केमिस्ट्री की। Thank you so much for watching this video. If you like my video, please do like, comment and share my video. Also, please अगर आपको अच्छी लगी हो तो थोड़ा सा एक छोटा सा कमेंट अगर आप कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा, अप्रिशिएट कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है उससे और वीडियोस बनाने में हेल्प मिलती है। और लाइक तो आपको करना ही करना है, शेयर आप जितना ज़्यादा कर सके उतना अच्छा है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।